तो आज हम बात करेंगे गेस्टाल्ट अप्रोच की। गेस्टाल्ट की जो थ्योरी है परसेप्शन की, उससे संबंधित। और हम सभी जानते हैं, ये आपको ज्ञात होगा, नहीं ज्ञात है तो आपको जानना चाहिए कि गेस्टाल्ट सिद्धांत का जो प्रतिपादन है उसमें मुख्यतः जो योगदान है मैक्स वर्दाइमर का है। इसके अलावा कोहलर, कोपका ने मिलकर इस स्कूल की स्थापना की, जो कि मनोविज्ञान के एक बहुत महत्वपूर्ण स्कूल है। तो ये सिद्धांत या यह उपागम जो प्रत्यक्षीकरण है उसके 4 भागों में इसको विभक्त करता है। तो पहला जो भाग है उसको आमतौर पे लोग आकृति पृष्ठभूमि के रूप में जानते हैं, जिसको फिगर बैकग्राउंड परसेप्शन कहा जाता है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण अंश में ना करके उसके पूर्ण रूप में करता है, जैसे यदि व्यक्ति किसी का चेहरा देखता है तो उसको पूर्ण के रूप में देखता है, ना कि उसके नाक, कान, आँख, माथा या इत्यादि को अलग अलग करके। इसके वरन वह पूरे चेहरे को एकीकृत करके देखता है। जब व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है तो वह उसे विशेष कुछ भागों से उसमें अत्यंत स्पष्ट उसको दिखाई देता है, जबकि कुछ तुलनात्मक रूप से कम स्पष्ट या अस्पष्ट दिखाई देता है। जो भाग व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देता है उसे ही फिगर या आकृति कहा जाता है, और जो भाग कम दिखाई देता है उसको बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि कहा जाता है। जैसे हम आकाश को जब देखते हैं तो और वहीं आकाश में चंद्रमा को भी देखते हैं, तो वहाँ पे जो चंद्रमा है वह आकृति का उदाहरण है, जबकि जो पूरा आकाश है, आसमान है, वो बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि का को डिनोट करता है, या पृष्ठभूमि का घोतक है, या उसका उदाहरण हो सकता है। परिणाम यह निकलता है कि हमारा प्रत्यक्षीकरण आकृति और पृष्ठभूमि 2 भागों में विभक्त होता है। इसके चारों ओर एक सीमा होती है, जैसा कि अब यहाँ पे एक आप लोगों ने चित्र देखा होगा कि उस चित्र में यदि आप उसके फिगर को जब देखते हैं तो फूलदान दिखाई देता है, और उसके पीछे वाला आपको 2 चेहरे दिखाई देते हैं। और जब चेहरे देखते हैं तो वो जो फूलदान है वो बैकग्राउंड के रूप में हो जाता है। इस स्थिति को रिवर्सिबल फिगर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा ना रिवर्सिबल फिगर, इस पे जो अध्ययन किया था सर्वप्रथम रूबिन ने किया था। ठीक है, हमारे दृष्टिकोण में अनेक उद्दीपक होते हैं, जिसमें रंग, चमक, रूप या आकार संबंधित बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। और यदि ये विभिन्नता ना हो तो स्थिति बहुत अलग होगी, और इस स्थिति को गेंजफेल्ड के रूप में जाना जाता है। गेंजफेल्ड एक ऐसी स्थिति होती है जहां ऊर्जा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल हो जाता है। जैसे व्हाइट बोर्ड में पूरा व्हाइट है तो इसीलिए पूरा व्हाइट है क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल है। और जो आप राइटिंग हो गया, कुछ लिखा आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन उस व्हाइट से अलग है। जब इक्वल जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गेंजफेल्ड, क्योंकि यहाँ पे जो ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन है होमोजीनियस रूप में होता है, इसमें विषमता नहीं पाई जाती है। यदि विषमता होगी तो इसको हम लोग बोलेंगे आकृति, और जहाँ विषमता नहीं है वो हो जाएगा पृष्ठभूमि। ठीक है, तो यदि हम लोग चित्र और पृष्ठभूमि में अंतर करने का प्रयास करें तो कई सारे अंतर होते हैं। तो चित्र जो होता है एक निश्चित आकार में होता है, एक निश्चित आकार में होता है। ठीक है, जबकि पृष्ठभूमि का कोई आकार नहीं होता है। आसमान का कोई आकार नहीं, चंद्रमा का आकार है। आकृति जो होती है सदैव जो पृष्ठभूमि पर उभरा हुआ प्रतीत होता है, अलग से वो दिखाई देता है, जबकि पृष्ठभूमि हमेशा उस आकृति के पीछे होती है। पृष्ठभूमि पे ही तो आकार उभरता है ना। आकृति जो होता है ज़्यादा कह सकते हैं ना कि प्रभावपूर्ण होता है, और उसको याद रखा जाता है, स्मरणीय होता है वो, जबकि पृष्ठभूमि का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, आकारहीन होता है, और साथ में प्रभावहीन भी होता है। पृष्ठभूमि का जो विस्तार है वो अनंत होता है, जबकि आकार जो आकृति होती है उसका जो दायरा होता है सीमित होता है।
ठीक है। यदि हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट को देखें जो गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, तो वो है लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको प्रत्यक्षणात्मक संगठन का नियम के रूप में हम सभी जानते हैं। तो इसके जो फाउंडर्स थे, चाहे वो मैक्स वर्दाइमर हो, कोहलर हो या कोपका हो, उनके अनुसार उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण संगठित रूप में होता है, चेहरे को संगठित रूप में देखते हैं, जबकि अनेक उसके अवयव जो हैं प्रत्यक्षीकरण में हमेशा सहजता और सुंदरता की ओर ले जाते हैं, सुंदरता का उसको अनुभव होता है, जिसे लॉ ऑफ प्रेग्नांस कहा जाता है, अर्धगर्भता का नियम आप कह सकते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्यक्षीकरण में हमेशा नियमितता, सहजता और एकता पाया जाता है। इसको आप कह सकते हैं कि प्रेग्नांस जो लॉ है वो हमें एक स्टेट प्रोवाइड करता है दैट परसेप्शन विल बी सिंपल एंड होल एज वेल एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वह संभव हो उस हिसाब से वो प्रतीत होता है। तो यहाँ पे दो तरह के नियम उन्होंने बताया, लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के नियम बताया। एक जो नियम है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नियम। ये पेरिफेरल जो नियम होता है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, और ये इनेट ना होकर लर्न होता है, ये एक्वायर किया जाता है परिस्थितियों से, जो स्टिमुलस से रिलेटेड होता है, साथ में व्यक्ति इसको अर्न करता है। ठीक है। इसमें जैसे पहला नियम है प्रॉक्सिमिटी का नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं समीपता का नियम। यहाँ पे जो उद्दीपक होते हैं वो उतने बहुत पास होते हैं, और जो उद्दीपक पास होते हैं उसको व्यक्ति एक ही रूप में प्रत्यक्षीकृत करता है। इस नियम के अनुसार यदि हम देखें, जो उद्दीपक एक दूसरे के समय और स्थान से नजदीक होते हैं उन्हें व्यक्ति आपस में संगठित करके प्रत्यक्षीकरण उनका करता है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड चित्र आप देख ही रहे हैं कि वो डॉट करके लाइन बनी हुई है, मगर हमको लग रहा है कि एक पूरी लाइन है। जो खंडित भाग है उसको हम लोग अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जो दूसरा नियम है वो है सिमिलैरिटी यानी समानता का नियम। तो इस नियम के अनुसार जो उद्दीपक एक दूसरे के समान होते हैं, चाहे क्रॉस हो चाहे बॉक्स हो, ठीक है, जो उद्दीपक एक दूसरे के समान होते हैं उनका व्यक्ति एक साथ संगठित रूप में प्रत्यक्षीकरण करता है। तो वो क्रॉस और ब्लॉक वाले में आप इसे देख सकते हैं। तीसरा जो नियम है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री या प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, जिसको समीपता का नियम कहा जाता है, सममितता का नियम, इसे उत्तम आकृति नियम के रूप में जाना जाता है, गुड फिगर का नियम। जो उद्दीपक अधिक सुडौल और सममित होता है व्यक्ति उसे एक आकृति के रूप में देखता है। जो ज्यादा सिमेट्रियल है उसको व्यक्ति आकृति के रूप में देखता है, जबकि जिन उद्दीपकों में सममिति नहीं होती है व्यक्ति उन उद्दीपकों को क्या बैकग्राउंड के रूप में देखेगा या अधिक संगठित नहीं करके देख पाता है। अगला जो नियम है वो है निरंतरता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएशन। इस नियम के अनुसार जिन उद्दीपकों में या उद्दीपकों के अंशों में एक ही दिशा में आने या जाने की निरंतरता पाई जाती है उन्हें व्यक्ति एक समूह में संगठित कर प्रत्यक्षीकरण करता है। जैसा कि आप उस चित्र में देख पा रहे हैं, एक ही दिशा में आ रहा है या जा रहा है। जो पांचवा नियम है जिसको सामान्य गति का नियम या कॉमन फेट का नियम कहा जाता है, यदि अन्य बातें कहते हैं ना कि अन्य बातें समान रहने पर, साइंस में हम लोग कहते हैं ना कि सभी बातें समान रहे, तब जब दृष्टि क्षेत्र के उद्दीपक एक दिशा में एक वेग से गतिशील हो तो उनका प्रत्यक्षीकरण संगठित होता है। सामान्य गति के कारण वह आपस में संगठित हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि कोई झाड़ी है, कोई जंगल है, वहां पे कोई जीव यदि हलचल करता है तब उसको आप परसीव कर पाते हैं। जैसे कोई गिरगिट है, कोई छिपकली है, कोई चूहा है कि नहीं।
अगला जो नियम है वो है पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ क्लोजर। इस नियम के अनुसार यदि उद्दीपक में रिक्त स्थानों को अपनी ओर से वह भरकर उसे संगठित पैटर्न के रूप में देखता है। कुछ यदि छूट भी गया है तो उसको अपने मन से उस फिलिंग द ब्लैंक्स को भर के उस चित्र को पूरा कंप्लीट कर लेता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इसके अलावा तो हमारे पेरिफेरल नियम हो गए, इसके अलावा कुछ सेंट्रल नियम हैं। सेंट्रल नियम जो होते हैं व्यक्ति से संबंधित होते हैं। पेरिफेरल किससे संबंधित थे? ऑब्जेक्ट से रिलेटेड थे, और ये व्यक्ति से हैं और साथ में ये तब इनेट भी होंगे, जिसमें से पहला है अर्थ का नियम। अर्थ का नियम यानी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। व्यक्ति जिन उद्दीपकों का अर्थ समझता है, जिन स्टिमुलस का उसको मीनिंग समझ में आती है, उसे एक पैटर्न में संगठित करके देखता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कुछ लिखा हुआ है। जो व्यक्ति इसका अर्थ समझेगा वो बता पाएगा कि मैन गोज टू मार्केट। दूसरा जो नियम है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेट, यानी वृत्ति का नियम। जब किसी उद्दीपक को व्यक्ति देखता है तो उसे या उसके मन में उससे रिलेटेड कुछ विशेष प्रकार की मेंटल सेट विकसित हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वह उद्दीपकों को संगठित करके या संगठित रूप में देखता है। वृत्ति उत्पन्न हो जाने पर यदि व्यक्ति, या कह सकते हैं कि ये जब उत्पन्न होता है तो उद्दीपक में कुछ परिवर्तन भी होता है, तो व्यक्ति उसे पहले के रूप में ही दिखता है। कुछ चीजें यदि आपने इसको पहले देख रखा है और ये कुछ यहाँ से गायब कर दिया जाए तो भी व्यक्ति पूर्व के रूप में ही देखता है। ठीक है। तीसरा जो नियम है अर्थगर्भता का नियम, जिसको लॉ ऑफ प्रेग्नेंस या लॉ ऑफ प्रेग्नांस कहा जाता है। इस नियम के अनुसार आकृति में अर्थगर्भता, ठीक है, जो आकृति की अर्धगर्भता है पर ही प्रत्याक्षिक संगठन निर्भर करता है। क्लियर है। और चौथा नियम जो बच रहा है यह है मोटिवेशनल प्रिंसिपल। तो हम लोग जब परसेप्शन की परिभाषा पढ़े थे तो हम लोगों ने बोला था कि हमारे परसेप्शन को डिसाइड करने में मोटिवेशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा अनेकों अध्ययनों में देखा गया और इससे यह स्पष्ट हुआ कि होता है कि प्रत्यक्षात्मक जो संगठन पर व्यक्ति के प्रेरकों, जैसे उसका जो भूख है, प्यास है, नींद है, ठीक है, व्यक्ति के जो मूल्य हैं आदि का तीव्र प्रभाव उसके परसेप्शन पर यानी उसके परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है। ठीक है। तीसरा जो एक उन्होंने पहला बात क्या हुआ, फिगर बैकग्राउंड, दूसरा हुआ लॉ ऑफ प्रेग्नांस, ठीक है, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा इन्होंने बात किया था आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म यानी समाकृतता का नियम। समाकृतता का नियम गेस्टाल्टवादियों द्वारा दिया गया, उन्हीं का एक कॉन्सेप्ट है। और इस नियम के अनुसार व्यक्ति जिस घटना या वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है, जिस भी घटना या वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है, उससे संबंधित मस्तिष्क में कुछ क्षेत्र में परिवर्तन होता है। इन दोनों के बीच मस्तिष्क और उससे रिलेटेड जो क्षेत्र हैं के बीच जो परिवर्तन होता है का आपस में सीधा संबंध होता है। इस विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि प्रत्यक्षण के दो पहलू होते हैं, दो उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है परसेप्चुअल फील्ड, दूसरा होता है ब्रेन फील्ड, ठीक है, मस्तिष्क क्षेत्र। समाकृतता का नियम बताता है कि दोनों में सीधा संबंध है। और चौथी जो बात है वो हमारा फील्ड फोर्स है। तो फील्ड फोर्स इस बात को बताता है, इन्होंने भी दो तरह के फोर्स की बात की है। एक होता है कि जिसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, दूसरा होता है जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स, ससंजक बल और अवरोधक बल। तो जहां पे ससंजक बल काम करता है, जिस चीजों पे ससंजक बल लगता है उससे फिगर का निर्माण होता है, ठीक है। और जहां पे ये वियोजक बल लगता है, वियोजक मतलब उसको अलग अलग कर देने की स्थिति, तो वो स्थिति जो होता है बैकग्राउंड का निर्माण करता है।
यदि हम लोग इसको फिर से एक बार देखने का प्रयास करें तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण संगठित रूप में होता है। लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन तो यही कहता है, ना कि उद्दीपकों के अवयवों का अलग अलग प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का यही जो नियम है, यही प्रवृत्ति है, इसी को लॉ ऑफ प्रेग्नांस कहा जाता है। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के जो दो नियम है, एक हमारा है पेरिफेरल यानी परिधि, दूसरा है सेंट्रल, ठीक है। और जब पेरिफेरल में जो फिगर बैकग्राउंड में यदि अंतर तभी कर पाते हैं जब एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनइक्वल होता है। यदि इक्वली एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम फिगर बैकग्राउंड में अंतर नहीं कर पाएंगे। इसको हम लोग और क्लियर से तब समझ पाएंगे जब आप फॉर्म परसेप्शन पढ़ेंगे, आकार का प्रत्यक्षीकरण, वहां पे कंटूर वगैरह के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा कि प्रत्यक्षण के दो पहलू होते हैं, एक होता है परसिमेट्री वाले में पढ़ा था परसेप्चुअल फील्ड और ब्रेन फील्ड, ठीक है, जो कि समाकृतिता के नियमानुसार से इसका सीधा संबंध पाया जाता है। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था गेस्टाल्ट औद्योगिक के अनुसार कि दो तरह के क्षेत्र होते हैं, दो तरह के बल होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं ससंजक बल और दूसरे को हम लोग बोलते हैं वियोजक बल। तो ससंजक बल क्या करता है, आपको फिगर का परसेप्शन करने में मदद करता है। ससंजक बल यदि नहीं होगा तो सब चीजें इधर उधर फैल जाएंगी, यानी वो बैकग्राउंड का पार्ट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना फिगर और बैकग्राउंड में डिफरेंस, कि जो होता है बैकग्राउंड होता है असीमित होता है, जबकि हमारा जो फिगर है वो एक निश्चित आकार में होता है। इसी ससंजक बल की कोहेसिव फोर्स की वजह से ऐसा होता है। चलिए।